नमस्कार मित्रों, आज सीधो ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका सीधो ने सट में स्वागत है। और आज बात संसद की करते हैं। वैसे लोकसभा में जो स्पीकर हैं, उनका पार्टीशन एटीट्यूड वो बहुत स्पष्ट हो चुका था और उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव भी लाया गया विपक्ष के 118-19 सदस्यों द्वारा, और आज से उस पर बहस भी शुरू हो गई। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर को इसमें उपस्थित रहना चाहिए और विशेष रूप से स्पीकर को हाउस में बैठना चाहिए। वो गद्दी पर तो नहीं बैठ सकते, अध्यक्ष पद पर तो नहीं बैठ सकते हैं, मगर उनको पूरी डिबेट सुन के अपने बचाव में जो भी कुछ कहना है वो कहने के लिए पूरी डिबेट को सुनना चाहिए। मगर ये गरिमा भी उन्होंने नहीं रखी है, ना ही अपने प्रधानमंत्री अपनी गरिमा रखते हैं, ओहदे की गरिमा नहीं रखते हैं। तो आज अजय जी से हम वही बात करेंगे कि ये स्पीकर के खिलाफ ये चौथी बार अविश्वास का प्रस्ताव आया है। अविश्वास का प्रस्ताव लाने का मकसद डिबेट होना है। आवश्यक नहीं है कि सत्ता मोर्चे के पास बहुमत है तो इस प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। लोकतंत्र में भले ही एक आदमी की राय हो उनके खिलाफ, फिर भी उसको आवाज देने की छूट होती है और संसद में विपक्ष की आवाज को भी सुना जाए, ये बहुत आवश्यक होता है। पिछले 3 बार जब जब स्पीकरों के खिलाफ ये अविश्वास के प्रस्ताव लाए गए, वो सफल नहीं हुए, मगर उन पर डिबेट हुई। यही तो लोकतंत्र का बड़प्पन है, गरिमा है। मगर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद में ये गरिमा का लोप हो रहा है, ये हम देखते हैं। और प्रधानमंत्री की ओर देखकर ही स्पीकर जब अपने निर्णय देते हैं तो जरा स्पीकर की गरिमा भी कम होती है। तो आज अजय जी, ये जो डिबेट शुरू हुई है उसी पर आप अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें, ऐसा आपसे अनुरोध है। अजय जी। जी नमस्कार हरि भाई, और नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार। पहले एक मुझे लगता है तथ्यात्मक रूप से गलत है। ओम बिरला के खिलाफ पहली बार जो है प्रस्ताव लाया गया है, अविश्वास प्रस्ताव। नहीं, मैंने कहा और पिछली बार तीन स्पीकरों के खिलाफ आए थे। हाँ, वो अलग है। मतलब वो ओम बिरला के खिलाफ ये पहला है। पहला है, यानी चौथा, इसलिए मैंने कहा। और वो क्या, इस जो दशक में ही पहला है, 2 दशकों में पहला है। जी। मतलब यदि ये देखेंगे तो इस तरह से ये है कि जो लास्ट आया था वो आया था क्या कहते हैं, उस दौर में जब यही लोग लाए थे विपक्ष, जो आज सत्ता पक्ष में। जी। तो हालांकि उस समय ये मर्यादा होती थी कि तब के स्पीकर भी वो मर्यादा रखते थे, प्रधानमंत्री भी मर्यादा रखते थे। आज वो मर्यादाएं चूर चूर हो चुकी है, और इन मर्यादाओं को चूर चूर करने का जो काम किया है वो खुद प्रधानमंत्री ने किया है, राष्ट्रपति जैसे पदों पर बैठे लोगों ने किया है, राज्यपालों के पदों पर बैठे लोगों ने किया है, या सही अर्थों में कहें आरएसएस बीजेपी की जो सरकारें हैं या उसके नेता हैं, उन्होंने परंपराएं पूरी तरीके से ध्वस्त की हैं, क्योंकि उन्हें संविधान पे और संवैधानिक परंपराओं पे शायद यकीन नहीं है। तो पहली बात तो ये कहूंगा, यदि होता तो संविधान के ही तहत, नियम के तहत स्पीकर के साथ ही डिप्टी स्पीकर का भी इलेक्शन होता है। और सामान्य तौर पे परंपराएं, स्पीकर जो है सत्ता पक्ष का होता था और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होता था, जिससे एक बड़ा अच्छा सामंजस्य बैठता था। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में जो आप तो देखे हैं एज ए मुख्यमंत्री भी, वो विपक्ष की आवाज या कोई भी वो आवाज जो स्वतंत्र आवाज उनको आईना दिखाए, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। तो वो उस आईने को तोड़ने पे यकीन रखते हैं, तो इसलिए उन्होंने डिप्टी स्पीकर नहीं बनने दिया। चलिए, तो एक तो ये। दूसरी बात, इस पूरे प्रकरण में जो ये है कि जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होता है,
उस दिन के बाद ना तो स्पीकर सदन में वैसे आएगा पीठ पे, और ना ही वो अपने ऑफिस का निर्वहन करेगा, और कोई चीज नहीं कर सकता। लेकिन यहां सबसे बड़ी आश्चर्यजनक चीज है कि वही स्पीकर तय कर रहा है कि कौन चेयर करेगा, कौन बैठेगा। तो यदि वो शेड्यूल तय कर रहा है और उसके आदेश से हो रहा है, तो निश्चित रूप से यह है विसंवैधानिक परंपरा के खिलाफ। और स्थगन प्रस्तावों को रिजेक्ट भी वही कर रहा है, और जो पीठाधीन जी है वो बता रहा है गृह को। हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि इस तरह से हो रहा है, तो ये सारे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई वो नहीं है। अब आता हूं कि आज जो पूरा वैश्विक संकट खड़ा है, और जिस तरीके से पश्चिम एशिया का यह संकट है, जिससे भारत बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, और आने वाले वक्त में और भी बुरी तरीके से प्रभावित होगा, तो उसके लक्षण दिखने लग गए हैं। लखनऊ में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में और तमाम जगह एलपीजी के सिलेंडर्स के लिए लाइनें लगनी शुरू हो गई, आधा आधा किलोमीटर की। तो अब आप समझ लीजिए क्या संकट है। बॉम्बे में संकट खड़ा हो गया है, वहां पर भी होटल्स एसोसिएशन ने दे दिया है कि 20% हमारे होटल्स कल से बंद हो जाएंगे। उधर बेंगलोर में भी दे दिया गया है कि अब कल से हम फिर होटल बंद रखेंगे, क्योंकि हमारे पास गैस की उपलब्धता नहीं है। इसी तरीके से पुणे में भी आ गया, और भी कई जगह आ रहा है। तो लगातार ये स्थिति है। ये तब है जब सरकार कहती है नहीं कोई चीज वो नहीं, कोई संकट नहीं, कुछ नहीं। मैं खुद का बताऊं कि यहाँ चंडीगढ़ में मैंने जो कुकिंग एलपीजी सिलेंडर बुक किया था, वो बुक करने के 6 दिन बाद आया है, और जब आया है तो वो 60 रुपया एक्स्ट्रा लिया है उसने, जबकि हम उस दिन फुल पेमेंट कर चुके थे। तो ये लूट भी चल रही है, तो यह भी है। अब ये हुई एक बात। इन सारे वैश्विक संकटों के बीच में भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आगाह किया था कि इस तरह के संकट आएंगे और ये स्थितियां पैदा होंगी। भारत को अपनी नीति वही रखनी चाहिए जो उसकी रही है, विदेश नीति, तो हम बचेंगे। और नरेंद्र मोदी ने वो न करके सरेंडर कर दिया इजराइल के आगे और अमेरिका के आगे। नतीजा ये हुआ कि हमें आज तक इजराइल से कभी कोई फायदा नहीं हुआ है, उसने हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया है। इवन हमने उसे लाभ दिया है, चाहे रक्षा सौदों में हो, चाहे दूसरी चीजों में हो, और उसने पेगासस और दूसरे जरिए से जो जासूसी कराई, अपने लिए भी डेटा उसने इकट्ठा किया है। तो ये कुल मिला के हमने अपने को सौंप दिया, यह काम किया है। और जबकि ईरान से हमारा तब का रिश्ता है जब अमेरिका नाम का कोई देश नहीं होता था, इंग्लैंड नहीं होता था, यूरोप नहीं होता था, तब से हमारे उनके रिश्ते हैं। इतने प्राचीन संस्कृति है हमारी। तो यह दोनों का अंतर भी है, यह भी समझना चाहिए। अब इसके बाद जो सबसे अहम है, वो अहम यह है कि ऐसी स्थिति में चूंकि स्पीकर के खिलाफ पहले ही मूव हो चुका था अविश्वास प्रस्ताव, इसके बाद में ये संकट आया। इसी के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है स्थगन प्रस्ताव की, कि सारे काम रोक के जो सबसे जरूरी आ गया है पहले उस पर चर्चा कर। तो हमारे ऊपर जो ये आफत पड़ी है, इस पर चर्चा के लिए दिया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने पूरा दिन बर्बाद करा दिया, मगर इस समस्या पे चर्चा नहीं की। क्यों? क्योंकि चर्चा होती तो नरेंद्र मोदी के जो है टांगे खोल दी है नरेंद्र मोदी ने, जो अमेरिका की पत्रकार ने कहा था, वो चीज साबित हो जाती, वो सदन में तथ्यात्मक तौर पे आ जाता। तो इसलिए हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि नरेंद्र मोदी में हिम्मत ही नहीं है, अब वो नहीं आएगा संसद, भाग खड़ा हुआ है। और सच्चाई हम देख रहे हैं, भाग खड़े हुए, वो नहीं आए। जब ओम बिरला खिलाफ आज चर्चा शुरू हुई, तो सबसे पहले केसी वेणुगोपाल ने यही तथ्य प्रस्तुत किया कि पीठ पर कौन बैठा है ये कौन डिसाइड कर रहा है।
क्योंकि स्पीकर है नहीं, डिप्टी स्पीकर है नहीं, और चेयरमैन के तो बहुत सारे लोग हैं, तो फिर एक सेलेक्टेड बंदा ही कैसे? ये वास्तव में कौन तय कर रहा है? तो ये वही संवैधानिक संकट है, और उसमें तमाम जिक्र किए। गौरव गोगोई ने जिक्र किया, जो कांग्रेस पार्टी के उपनेता हैं, कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसमें साफ साफ लिखा है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पूरी तरह से निष्पक्ष होंगे, किसी पार्टी के लिए नहीं झुकाव रखेंगे। लेकिन सब ने देखा नरेंद्र मोदी और भाजपा के आगे किस तरह से स्पीकर और वहां चेयर करने वाले झुके हुए दिखाई देते हैं। यह अपने आप में भारत के संवैधानिक इतिहास के लिए कलंक है, और वो हम देख रहे हैं। गौरव गोगोई ने बहुत सारे मसलों पे बात की। उन्होंने बात की कि किस तरीके से भारत के नेता प्रतिपक्ष जब उन मुद्दों को उठाना चाहते थे जो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए, जो देश की सीमाओं से जुड़े हुए, जो इस देश के सम्मान से जुड़े हुए और इस देश के भविष्य से जुड़े हुए हैं, उन सारे मुद्दों पर उन्हें बोलने से कैसे रोका गया। तो उन्होंने इसका उदाहरण दिया कि ओम बिरला ने कैसे, जो सत्ता पक्ष के लोग कर रहे थे उपद्रव, वो तो कर ही रहे थे, ओम बिरला ने उपद्रव किया और 20 बार रोका, और उसके उन्होंने तथ्य दिए उसके आधार पर जो खुद उन्हीं की संसद की रिपोर्ट में रिसर्चर्स ने लिखा था। यानी अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सारी बातें सामने आई। तो ये सब जब सच सामने आते हैं तो बहुत सारी चीजें और भी दिखाई देती हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि गौरव गोगोई ने एक एक चीज बता दी कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरीके से संवैधानिक व्यवस्था की हत्या करके, संवैधानिक जो उच्च परंपराएं थी उनका कत्ल करके, और ये सरकार में बैठी है, और ये विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए हर वह गुनाह कर रही है जिसे बहुत गलत माना जाता है, जो निंदनीय है। तो इस तरह की स्थिति अब आप देखिए, जब ये सब चल रहा था वो बोल रहे थे, कभी अमित शाह उठ जा रहे थे, कभी किरण रिजिजू उठ खड़े हो जा रहे थे, कभी कोई, और सबको परमिशन शेयर कर रही थी। यही इसी का ही तो विरोध है कि उन्हें कुछ भी कभी भी करने, उनके माइक भी जो है चलेंगे, और यहां पर माइक अस्त्र बन जाएंगे कि साहब राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। प्रियंका जी बोल रही थी, उन्हें कहा था चेयर ने, और उसके बाद उन्होंने ही लास्ट में बंद कर दिया माइक, क्योंकि वो बताने लगी थी। राहुल गांधी को लगा था, जबकि वो सदन में नहीं थे, उसके बावजूद उनके लिए इतने गंदे गंदे शब्द किरण रिजिजू ने बोले, लेकिन साहब उसको अनुमति दी जा रही थी। वो तो विषय नहीं था, जो विषय नहीं था उस पर कैसे ये बात हो रही थी, लेकिन उस पर उन्हें घंटे भर बोलने का मौका मिला, और उन्होंने राहुल गांधी और गांधी परिवार को गाली देने के सिवा और कुछ नहीं किया। यानी उनकी सारी चर्चा वहीं तक सीमित थी। तभी तो प्रियंका गांधी ने कहा कि हाँ, राहुल गांधी वो शख्स हैं जो 12 साल से ये सरकार जिन्हें झुकाना चाहती है, सारी उसने कोशिशें कर ली, वो न झुका है, न डरा है, न डिगा है। तो स्वाभाविक सी बात है, यही राहुल गांधी की खूबी है। तो राहुल गांधी तो साबित कर रहे हैं, देश भी देख रहा है। लेकिन समस्या यहां ये है कि जिस तरह से इस सरकार ने भारत की संवैधानिक व्यवस्था को बर्बाद किया है, आने वाले समय में किस तरीके से देश के लिए कलंकित होगा और संकट पैदा करेगा, यह हम सबके लिए चिंता का विषय है। यह भी चिंता का विषय है कि यह सरकार पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल को लेकर के, यदि किसी के नाम आए हैं जस्टिस डिपार्टमेंट की फाइल में, तो वहां पर जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही, गिरफ्तारियां हो रही, सब कुछ हो रहा है, इस्तीफे हो रहे। लेकिन भारत के अंदर भारत की सरकार जांच या इनकी सारी बातें तो छोड़ दीजिए, इस पर चर्चा करने पर आपके यूट्यूब के चैनल हो, आपके एक्स के अकाउंट्स हो, आपके दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हो, उनमें बैन लग रहा है। तमाम सारे लोगों के वो रोक दिए गए हैं, बैन कर दिए गए हैं। तो अब आप सोचिए
कि सच बोलना कितना बड़ा गुनाह हो गया है। तो यह किया है इस सरकार ने। तो इन्हीं सब के खिलाफ जो है बात रखी जा रही थी, और यही काम न सदन में सच बोलने देंगे, न बाहर बोलने देंगे, और आपको परेशान करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे। तो ये सब जब काम होंगे तो निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंताजनक है। जी अजय जी, इसके साथ में मुझे एक और मसला भी लेना है, जो कि सेवा तीर्थ जिसको बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को सेवा तीर्थ बता रहे हैं। वहां से इजराइल दौरे के एक हफ्ते पहले यानी 18 फरवरी को मोदी सरकार ने विदेशी देशों एजेंसियों के साथ एमओयू, एलओआई, जेडीओआई साइन करने से पहले कैबिनेट की पहले से मंजूरी की जरूरत को खत्म कर दिया है। कंसल्टेशन हो सकता है, मगर वो जो आवश्यक पहले जो नोट शेयर की जाती थी हर एक मिनिस्ट्री को, यानी नोडल मिनिस्ट्री की ओर से, वो उन्होंने खत्म कर दी है। यानी प्राइम मिनिस्टर जो चाहे, जिसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, ट्रीटी नहीं कर सकते केवल, मगर बाकी का ये ऑफिस मेमोरेंडम उन्होंने निकाला है 18 फरवरी 2026 का, हमारे पास ये है। और यानी प्राइम मिनिस्टर इसमें तानाशाह बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि काबीना को नलीफाई कर रहे हैं, या तो काबीना में उनको लग रहा है कि लोग विरोध करेंगे, इसलिए शायद ये ऑफिस मेमोरेंडम निकाला हो। नहीं नहीं, विरोध करने की औकात किसी में नहीं है। देखिए, ये सोचना भी हमारा गलत है असल में, इसलिए कि वो इस स्तर का समझते ही नहीं है कि उनकी कैबिनेट में कोई ऐसा हो जिसके साथ वो चर्चा कर सके, क्योंकि वो जानते हैं सब गधे हैं। जो हम चाहेंगे वो हम करेंगे, और ये जी हुजूर करेंगे। तो इतना भी अब मेहनत क्यों करो, उसमें लाओ, वो करो, तो ये सबको सीक्रेसी ओपन हो जाएगी। तो इसलिए जो हमें करना है हम करेंगे, ना संसद में बात होगी, ना इस पे होगी। और ये आदेश जो है निकल गया, और साहब ये करने के बाद ही वो इजराइल गए, उसी के बाद इजराइल में उन्होंने समझौते किए। तो अब आप ये समझिए कि ये सब इसलिए है क्योंकि हम कुछ भी कराएं, हम देश बेच आए, तो कोई हमसे सवाल ना करे। और वही हुआ, नरेंद्र मोदी ने देश का सौदा किया है। और जब देश का सौदा करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, तमाम बातें आके खड़ी हो जाती हैं। उसी कारण आज ये देश के अंदर संकट पैदा हुए। यदि उन्होंने चर्चा करके किया होता तो ये बातें सामने आती कि भाई देखिए, ईरान के साथ ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, इजराइल के साथ ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, अमेरिका के साथ ही होगा। तो देश हित में सोचना पड़ जाता थोड़ा बहुत। और जब मनमानी करनी है तो हमें लगा कि नहीं, ये अच्छा है तो ये करेंगे, ये अच्छा है तो ये करेंगे, और इसमें सारी चीजों की बर्बादी हो जाती। तो नरेंद्र मोदी ने असल में इस देश को गुलाम बना दिया है, और वो उसी तरीके से हाँक रहे हैं। वो जानते हैं इस देश की जनता इतनी कायर है, उनसे भी ज्यादा कायर है, कि वो उनसे भी नहीं बोल पाएगी। वो अमेरिका के आगे सरेंडर है, और इस देश की जनता उनके आगे सरेंडर है। कोई डरा हुआ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो किसी को मुकदमे का डर है, किसी को एफआईआर का डर है, किसी को हमले का डर है, किसी को कुछ। तो ये सारे डर जो हैं, ये सारी समस्या की जड़ है, और इसके कारण ये सारी। मुझे अपने दर्शकों को दो बातों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना अच्छा लगेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री कार्यकाल में आपको भलीभांति मालूम है कि 1962 का चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ। उस समय विपक्ष के नेताओं ने आग्रह किया कि संसद में इस पर बहस हो। जब युद्ध चल रहा था तभी बहस कराना चाहते थे। बीच और युद्ध, पंडित जी ने बीच युद्ध में, पंडित जी ने दोनों सदनों में उस पर चर्चा न केवल सुना, उसके उत्तर दिए, और विपक्ष के नेताओं को अपने कार्यालय में बुला के जो कॉन्फिडेंशियल फाइल्स थी वो उनके सामने इन कॉन्फिडेंस उनके सामने रखी, क्योंकि विपक्ष के नेता इस देश का हित ही चाहेंगे, ये नेहरू जी की कल्पना थी। एक
दूसरी बात, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी अपनी काबीना के अप्रूवल के पहले फखरुद्दीन अली अहमद जो प्रेसिडेंट थे उनसे सिग्नेचर करा ली। इस पर तो ये भाजपाई लोग हो हल्ला करते हैं और अभी ये ऐसा ऑफिस मेमोरेंडम निकालते हैं ताकि कोई इस पर बात ही न करे। यानी देखिए, इंदिरा गांधी ने तो राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, उनसे अप्रूवल करवाई थी, लेकिन साहब यहां तो स्थिति ये है कि कुछ नहीं, यहां तो सब खुद करना है। मतलब किसी के राष्ट्रपति की कोई औकात नहीं है, बाकी किसी की कोई औकात नहीं, औकात सिर्फ नरेंद्र मोदी की है। और उस तरह से वन मैन शो करके अपने सुख के चक्कर में उन्होंने देश को खतरे में डाल दिया है। राहुल गांधी ने कहा था कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बिल्कुल सही आने वाला है, क्योंकि ईरान की लड़ाई हमारे घर तक पहुंच गई है, घर के बाहर तक पहुंच गई है। इसी तरीके से हमारे मुहाने पे खड़े हैं वो तमाम संकट, और आज देखने को मिल रहा है तमाम जगह जो एलपीजी और सबके कारण संकट पैदा हो रहे हैं। एप्स्टीन के कारण पूरी दुनिया में आज भारत की थू थू हो रही है, और जिस तरह का हो रहा है कि ये भारत वो है जो खुद को नैतिक बताता था, आज इतना अनैतिक होकर के व्यवहार कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, और इन्हीं सबको लेकर राहुल गांधी लड़ते हैं, तो राहुल गांधी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जाते हैं, हमले कराए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। तभी तो प्रियंका गांधी ने कहा मेरा भाई लड़ रहा है, वो दबा नहीं है, झुका नहीं है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, यही तो सत्य है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए, और उसी से तो ये डरते हैं, और इस डर में इन्होंने ये सारे काम किए। ओम बिरला भारतीय लोकतंत्र के लिए कलंक साबित हो गए, क्योंकि इसके पहले जितने आए थे उनमें कहीं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं थे, लेकिन यहां व्यक्तिगत है कि किस किस तरीके से उन्होंने विपक्ष को रोका, विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया, विपक्ष के साथ कैसा व्यवहार किया। एक तरफ देख के मुस्कुराते थे, एक तरफ गुस्साते थे। तो ये अपने आप में दिखाता है कि जो स्पीकर है वो कहीं से निष्पक्ष नहीं है, और वो समस्या है इस देश के लोकतंत्र की, संविधान की, और सारी चीजों की। जी सही बात है। अजय जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ठीक ही कहा कि मोदी अमेरिका के आगे सरेंडर है और जनता मोदी के आगे सरेंडर है। ये मेरे ख्याल से हमारे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो सबसे ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने चैनल डॉक्टर हरिदेसाई सत्यम एवं तथ्यम को सब्सक्राइब करने के लिए देश में और विदेश में बसे हुए आपके मित्रों को अवश्य बताएं। नमस्कार।